प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। और ये जो मेरा नया वीडियो है ये 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणियाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं उसकी एक्सरसाइज 5.1 पर है। तो सबसे पहले तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि समांतर श्रेणियाँ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं ये क्या है। तो दी गई सूचियाँ जो है आप इन पर थोड़ा सा विचार कीजिए, इनको देखिए और आप पाएंगे कि इसमें एक पैटर्न सा बना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहली जो सूची है इसमें एक पैटर्न बना हुआ है और अगली संख्या एक जोड़ कर आ रही है। एक में एक जोड़ दिया दो, दो में एक जोड़ दिया तीन, तीन में एक जोड़ दिया चार, चार के बाद क्या आएगा पाँच, पाँच के बाद छः। वैसे ही अगली जो आपकी सूची है इसमें अगर आप -30 कर दें तो आप देखेंगे कि ये आपकी सूची आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब वैसे ही ये जो तीसरी सूची है इसमें 5 जोड़ते जाइए आप और आपका अगला नंबर आता जाएगा। तो ये जो सूची है इसकी जो प्रत्येक संख्या है उसको हम पद कहते हैं और पद को हम टर्म यूज़ करेंगे क्योंकि पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो इसमें जो भी सूचियाँ होंगी इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम पद या टर्म कहेंगे। तो आप पाएंगे कि एक समांतर श्रेणी है वो संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा इन तीनों जो भी सूचियाँ थी कि कैसे आपका अगला पद निकल जाता है आसानी से समांतर श्रेणी में। जो पहला पद होता है उसको हम T1 भी कहते हैं, मतलब टर्म 1, और उसको हम A से भी A संकेत के रूप में भी लेते हैं। तो जो पहला पद है उसको हम T1 कहेंगे या A कहेंगे। वैसे ही दूसरा पद जिसको हम T2 कहेंगे तो T2 कैसे आएगा, T2 A में D जोड़ने पर आएगा। अब ये D क्या है, ये D बेसिकली इनके बीच में जो गैप है जिसको हम डिफरेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो इनमें जो अंतर है, जैसे अगर आप पहली सूची देखें तो इसमें अंतर 1 का है। तो अंतर कैसे निकालेंगे, अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को माइनस करके। तो आप देखेंगे 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो जो समांतर श्रेणी होती है उसमें अंतर सब जगह क्या होता है, बराबर होता है। वैसे ही आप यहाँ पर अगर अंतर देखें तो यहाँ पर -30 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है। तो इस तरह से दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला पद है उसमें जो अंतर है उसको जोड़ते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। वैसे ही तीसरा पद जिसको हम टर्म 3 या T3 कहेंगे वो दूसरे पद में D जोड़ने पर आ जाएगा। और क्योंकि दूसरा पद A जमा D है तो इसी तरह से तीसरा पद आपके पास A जमा 2D आ जाएगा। वैसे ही अगर आप चौथा पद निकालना चाहें तो चौथा पद A जमा 3D आ जाएगा और पांचवा पद A जमा 4D आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी पद किसी भी समांतर श्रेणी का आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वंतर या D की। तो D हम कैसे निकालते हैं, अगली संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करके। तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मतलब जो आपको दी है इनमें। जैसे आप अगर पहली सूची की बात करें तो पहली सूची में आप चाहे 4 में से 3 माइनस करें या चाहे 3 में से 2 माइनस करें या 2 में से 1 माइनस करें, अंतर सब जगह एक सा रहेगा। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगली संख्या में से पिछली संख्या को माइनस करते हैं। तो सार्वंतर जो है वो T3 माइनस T2 भी हो सकता है, T2 माइनस T1 भी हो सकता है, T4 माइनस T3 भी हो सकता है, T5 माइनस T4 भी हो सकता है, T6 माइनस T5 भी हो सकता है। तो कोई भी दो जो संख्याएं हैं उनमें अगली संख्या में से पिछली संख्या को आपको क्या करना है, घटाना है। तो उससे हमारा सार्वंतर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं nवां पद। तो जो nवां पद है वो हम कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें
जो दूसरा पद है वो आ रहा है a जमा डी, तीसरा पद आ रहा है a जमा 2d, तो nवां पद कितना आ जाएगा a जमा n माइनस 1d। क्योंकि आप देख रहे हैं a और d तो दोनों में आ रहा है, पर d के साथ वाली जो रकम है वो उस पद से एक कम है, इसीलिए आपके पास एक सूत्र बन गया। nवां पद जिसको हम tn भी कहते हैं वो आ जाएगा आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो nवां पद है इसको हम tn के अलावा an भी इस्तेमाल करते हैं, तो tn और an का मतलब एक समान है, तो चाहे आप tn यूज़ करो चाहे an यूज़ करो। तो ये nवां पद है, ये जो सूत्र है इस सूत्र से आप आराम से nवां पद निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? तो आपने बताना है, जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी है उसमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं वो हम कैसे निकालेंगे, हम उनका सारवंतर निकालेंगे। अगर सारवंतर एक समान होगा तो इसका मतलब वो AP है, और अगर सारवंतर समान नहीं होगा तो इसका मतलब वो AP नहीं है। क्योंकि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें सारवंतर सब जगह समान होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है। तो 1 किलोमीटर के लिए किराया हमारे पास कितना दिया है, 15 रुपये। और 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, जिसको हम सेकंड टर्म ले लेंगे T2, 8 रुपये और हो जाएगा, तो 15 जमा 8 कितने हो गए, 23 रुपये। 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो 23 जमा 8 बराबर है 31 रुपये। तो अब आपके पास T1, T2, T3 तीनों चीज़ें आ गई है। पहले किलोमीटर के लिए T1 15, दूसरे के लिए 23, तीसरे के लिए 31। तो अब आपको क्या करना है, इसका सारवंतर देखना है। तो आप क्या करेंगे, T2 माइनस T1 को कैलकुलेट करेंगे। तो T2 आपके पास 23 है और T1 15 है, तो T2 माइनस T1 आपके पास 8 रह जाएगा। वैसे ही आप T3 माइनस T2 को कैलकुलेट करें तो ये भी आपका माइनस करके कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो सारवंतर है वो समान है। तो अगर सारवंतर समान है तो क्रमागत पदों में अगर अंतर समान है, इसका मतलब संख्याओं की जो सूची है वो AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए हम हर जगह अब AP का ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही इसके दूसरे भाग पे चलते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम x मान लेते हैं, जो उपस्थित हवा की मात्रा है उसको हम x मान लेते हैं, तो वो आपकी पहली टर्म होगी T1। अब हर बार क्या होगा, 1/4 भाग जो है वो बाहर निकाल देगा। इसका मतलब कि जो पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा है वो कितनी हो जाएगी, x में से 1/4 x आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 1/4 भाग वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो x में से 1/4 x माइनस करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस x रह जाएगा 3x, तो 3/4x। अब ये तो आपके पास पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा बची। वैसे ही जब दूसरी बार हवा निकालेंगे तो ये जो 3/4x है इसमें से हम माइनस करेंगे तो इसका 1/4 वो रह जाएगी। तो 3/4x माइनस 1/4 3/4x। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, 4 चौके कितने होते हैं, 16, तो ये आ जाएगा 3/4x माइनस 3/16x। और यहाँ पर अगर आप लघुत्तम समावर्तक 16 ले लेते हैं तो ये आपके पास 9/16x आ जाएगा। अब आप वैसे ही T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो T2 माइनस T1 अगर आप देख सकते हैं तो 3/4x माइनस x हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपके पास माइनस 1/4x। वैसे ही हम T3 माइनस T2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9/16x में से 3/4x को माइनस कर दिया तो रह गया माइनस 3/16x। तो आप देख रहे हैं कि सारवंतर एक सा नहीं है, तो इसका मतलब अंतर इनमें एक सा नहीं है, तो वो सारवंतर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये AP
नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अब चलते हैं तीसरे भाग पे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो जो आपकी प्रथम मीटर खुदाई की लागत है, 1 मीटर खुदाई की लागत, वो है 150 रुपये। तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी? 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो वो हो जाएगी 200 रुपये। 3 मीटर खुदाई की लागत, जिसको हम T3 ले लेंगे, वो 200 में 50 और जोड़ देंगे, आ जाएगी 250 रुपये। अब आपके पास T1, T2, T3 तीनों चीज़ें हैं, तो आपने क्या करना है, पहले T2 माइनस T1 कैलकुलेट कर लीजिए, वो आ गया आपका 50। वैसे ही T3 माइनस T2 कैलकुलेट कीजिए, तो वो भी आ गया 50। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रमागत पदों में अंतर समान है, इसलिए ये जो संख्याओं की सूची है ये एपी है। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपके पास पहला पद है वो है 10,000 रुपये। तो हमें जो दिया है वो लिखेंगे हम, दर 8% वार्षिक है, मूलधन 10,000 रुपये है और ये मूलधन ही आपका प्रथम पद है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे और आपको पता है जो मिश्र धन का सूत्र होता है, अब एक वर्ष समय के लिए मिश्र धन का सूत्र, जिसको हम A = P × 1 + R/100 लेते हैं, ये मिश्र धन का सूत्र होता है A = P × 1 + R/100 1 + R/100 n की शक्ति n, जहाँ n क्या होता है, समय होता है। ये सूत्र है आपका मिश्र धन का। तो इस सूत्र को जब हम लगाएंगे तो एक वर्ष बाद मिश्र धन, समय को हम 1 लेंगे, तो आपके पास जो एक वर्ष बाद मिश्र धन आ रहा है वो आ रहा है 10,800 रुपये। वैसे ही 2 वर्ष बाद मिश्र धन, तो ये T3 आ जाएगा आपके पास। अब 1 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12,597। तो अब आपके पास T1, T2, T3 तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो आप T1 माइनस T2 कैलकुलेट कर लीजिए, T2 माइनस T1 कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपके पास बच गया 10,800 में से 10,000 आपने माइनस कर दिए, तो बच जाएगा 800 रुपये। वैसे ही T3 माइनस T2 कैलकुलेट कर लीजिए, तो 12,597 में से 10,800 माइनस कर दिया, तो आपके पास बच गया 1,797। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों पद है, क्रमागत पद, इनमें अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची एपी नहीं है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो दूसरा प्रश्न है, जिसमें एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपको दिया है। तो इस प्रश्न में ए आपको 10 दिया और डी भी 10 दिया है। तो आपको पता है जो पहला पद, जिसको हम T1 कहते हैं, वो a के बराबर होता है, इसलिए पहला पद आ गया आपका 10। दूसरा पद T2 निकालने के लिए हम a + d का फॉर्मूला, जो सूत्र है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो T2 आ जाएगा 10 + 10 = 20। इसी तरीके से आपको T3 कैलकुलेट करना है, तो T3 आ जाएगा आपका a + 2d = 10 + 20 = 30। अब चौथा पद आपका आ जाएगा a = 3d, तो आपको 3 से गुणा करना है 10 को, तो 3 धाए हो जाएंगे 30, तो 30 में 10 जोड़ दिया, आपके पास आ गया 40। तो इस तरीके से हमने इस एपी के प्रथम 4 पद कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं इसी के दूसरे भाग में, जिसमें दिया है a - 2 और d 0। तो आपको पता है पहला पद जो है वो -2 है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम a + d का सूत्र लगाते हैं। तो a आपका -2 है और d 0 है, तो दूसरा पद भी -2 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा पद a = 2d, तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास, -2, क्योंकि 0 के साथ जब 2 गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। अब वैसे ही चौथा पद जो है वो a = 3d के बराबर होगा और ये भी -2 के बराबर ही आएगा।
तो इस तरह से इसके सारे पद एक समान है, -2, -2, -2 और -2। अब अगले प्रश्न पे तीसरा भाग, a 4 के बराबर है और d -3 के बराबर है, अतः जो पहला पद है वो 4 के बराबर आएगा। दूसरे पद के लिए हमें 4 में -3 जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका d दिया है। तो 4 में -3 को जब आप जोड़ेंगे तो बच जाएगा 1। वैसे ही तीसरा पद a जमा 2d, तो 2 से जब -3 को गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। वैसे ही चौथा पद a जमा 3d के बराबर आ जाएगा, और आपको पता है कि 3 से जब हम -3 को गुणा करेंगे तो -9 आ जाएगा, और 4 में से जब आप 9 को माइनस करते हैं तो -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने चारों पद इसके कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं इसके अगले भाग पे। a है -1 और d है 1/2। तो पहला पद a -1 है, तो t1 -1 के बराबर आ जाएगा। दूसरा पद -1 में 1/2 आपको जोड़ना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि -1 और 1/2 कितना होगा, -1/2, क्योंकि आधे में से आप 1 को माइनस कर रहे हैं। वैसे ही तीसरा पद a जमा 2d आएगा, तो 2 से जब आप 1/2 को गुणा करेंगे तो रह जाएगा 1, और -1 जमा 1 हो जाएगा आपके पास 0। वैसे ही चौथा पद a जमा 3d और -1 जमा 3 गुणा 1/2, और 3/2 जो होता है वो होता है आपका 1.5 में से आप 1 माइनस कर लो तो आपके पास 1/2 बच जाएगा, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, तो आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने चारों पद इसके t1, t2, t3, t4 कैलकुलेट कर लिए। वैसे ही पांचवा प्रश्न, जिसमें a -1.25 और d -0.25 दिया है, तो t1 आ जाएगा आपके पास -1.25। t2 कैलकुलेट करने के लिए हमें उसमें d को जोड़ना पड़ेगा, और d को जब हम जोड़ेंगे दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये जमा हो जाएंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो आपके -1.50 आ जाएगा। वैसे ही तीसरा पद, अब a जमा 2d, 2 को जब आप -0.25 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.50, और इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1.75। वैसे ही चौथा पद a जमा 3d, उसको हम 3 से गुणा करेंगे 0.25 माइनस को, तो आ जाएगा -0.75, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर आपको लिखना है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपको प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद तो आप एकदम से बता सकते हो, क्योंकि प्रथम पद तो जो सबसे पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो a है वो 3 के बराबर है, और d कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी, क्योंकि ये पहले से ही आपको AP दी है, तो किन्हीं भी दो संख्याओं को आपको माइनस करना है। सिर्फ आपको आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। तो 1 में से 3 को माइनस कर दिया और आपके पास -2 बच गया। वैसे ही दूसरी में देख सकते हैं आप, दूसरी सूची में a -5 है, और d कैलकुलेट करने के लिए आपने अगली संख्या से पिछली संख्या को माइनस कर दिया। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 जमा 5 होते हैं 4। तो इस तरह से हमने a और d कैलकुलेट कर दिया। वैसे ही तीसरे भाग में आप देख सकते हैं a 1/3 है, और d निकालने के लिए हम 5/3 में से 1/3 को माइनस करते हैं, और 5/3 में से 1/3 माइनस कर दिया तो रह गया 4/3। चौथी में आप देख सकते हैं कि a 0.6 है, और d कैलकुलेट करने के लिए हमने दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया, और आपके पास रह गया 1.1। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्न में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो ये जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि AP है या नहीं है। तो AP देखने के लिए आपको पता है, जैसे हमने पहला प्रश्न भी किया था, आपको पता है कि AP कैसे निकालते हैं, कि आपको क्या करना है, सार्वंतर देखना है, मतलब दोनों क्रमागत पदों का अंतर देखना है।
अगर वो अंतर एक सा होगा तो AP है, अगर अंतर अलग अलग होगा तो वो AP नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले A को देखते हैं। A कितना है इसमें, 2 है। और अब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम T3 माइनस T2 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 8 में से 4 गए, रह गए 4। वैसे ही T2 माइनस T1 को कैलकुलेट करते हैं, 4 माइनस 2 रह गए 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो दो क्रमागत पद जो है उनका जो अंतर है एक जैसा नहीं है। तो T3 माइनस T2 T2 माइनस T1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह AP नहीं है। तो वैसे ही अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि AP नहीं है तो इसके और पद हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं आप कि A 2 के बराबर है और अब आपने T3 माइनस T2 कैलकुलेट करना है, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 5/2, जो कि रह जाएगा 1/2 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही अब आपने T2 माइनस T1 कैलकुलेट करना है। तो T2 माइनस T1 मतलब दूसरी टर्म से पहली टर्म को माइनस करना है, तो आपके पास रह जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं कि जो अंतर है दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, ये एक समान है। तो इसका मतलब T3 माइनस T2 बराबर है T2 माइनस T1 के। तो इसका मतलब यह AP है, अतः यह AP है। तो अगर AP है तो ये जो अंतर है इसमें वो कितना है, 1/2। तो आपको नज़र आ रहा है कि दो संख्याओं को घटाने पर जो आएगा, दो क्रमागत संख्याओं को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करने पर जो आएगा वही आपके पास सार्वंतर होगा। तो D बराबर है 1/2। अब A और D दोनों हमारे पास है, तो हम इसके अगले 3 और पद लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही 4 पद दिए हैं, तो हमें अब 5वां पद लिखना है। तो हम T5 लिखना है हमने। तो T5 आपको पता है, T5 को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो T4 जमा D, या AN का सूत्र इस्तेमाल करके A जमा 4D करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा सूत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ कि T5 जो है वो T4 जमा D। तो इस अंक में ये जो आपके पास चौथा पद है, इसमें आपने सिर्फ D जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 7/2 जमा 1/2। 7 और 1 8 होते हैं, 8/2 आपके पास आ जाएगा 4। वैसे ही T6 के लिए आपको 5वें पद में D जोड़ना है, और 5वां पद आपका 4 है। तो 4 में आपने D मतलब 1/2 जोड़ दिया, तो आपके पास आ जाएगा 9/2। वैसे ही 7वां पद जो कि T6 जमा D आ जाएगा, तो 9/2 में 1/2 जोड़ना है, 9 और 1 हो जाएंगे 10, 10/2 होते हैं 5। तो इस तरीके से हमने इसके अगले 3 पद और ज्ञात कर लिए। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें आप देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में जो A है वो -1.2 है। तो अब वैसे ही हम T3 माइनस T2 कैलकुलेट करेंगे, फिर T2 माइनस T1 को कैलकुलेट करेंगे। तो T3 माइनस T2 आप देख सकते हैं -5.2 माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इन दोनों को माइनस करके आपके पास बच जाएगा -2.0। वैसे ही T2 माइनस T1 -3.2 में से -1.2 माइनस करेंगे, यहाँ ये प्लस हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा -2.0। तो आप देख रहे हैं कि T3 माइनस T2 बराबर है T2 माइनस T1। इसका मतलब यह AP है, अतः यह AP है। और ये जो आपके पास वैल्यू आई, यही तो सार्वंतर है, यही तो D है। तो इसलिए D आपके पास है -2.0। अब हमने क्या करनी है, अगले 3 टर्म्स निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि 4 टर्म्स इसमें दी है, तो 5वीं टर्म हमारे को निकालनी है। तो T5 आ जाएगा T4 प्लस D। तो T4 आपके पास है -7.2, इसमें बस D जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा -9.2। वैसे ही T6 आ जाएगा T5 प्लस D। तो इस -9.2 में -2 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा -11.2। इसी तरीके से T7 आ जाएगा T6 प्लस D, मतलब -11.2 प्लस -2.0, और आपके पास आ जाएगा -13.2। तो इस तरीके से हमने ये तीनों पद कैलकुलेट कर लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
जिसमें a माइनस 10 दिया है। और वैसे ही आपको क्या करना है, t3 माइनस t2 और t2 माइनस t1 को कैलकुलेट करना है। तो t3 माइनस t2 आप देख सकते हैं -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 4। और वैसे ही t2 माइनस t1 आपके पास दोबारा से आ रहा है 4। इसका मतलब t3 माइनस t2 बराबर है t2 माइनस t1, तो ये AP है। तो अगर ये AP है तो इसका हमने पांचवा टर्म निकालना है t5, और d आपको पता चल गया है, d इसमें 4 है। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम यही वाला सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो t5 बराबर है t4 जमा d। तो आपने 2 में 4 को जोड़ना है तो आ गया 6। वैसे ही t6 6 में 4 को जोड़ना है, आ जाएगा 10। और t7 10 में 4 को जोड़ना है, आ जाएगा 14। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, इसका पांचवा भाग। अब आप देख सकते हैं इसमें कि a 3 है और हमें वैसे ही t3 में से t2 को माइनस करना है और t2 में से t1 को माइनस करना है। तो t3 माइनस t2 आ जाएगा 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 जमा वर्गमूल 2। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब एक से ज़्यादा रकमें होती हैं तो माइनस हो रहा हो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब आप इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा और 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा वर्गमूल 2। वैसे ही t2 माइनस t1 आपके पास आ जाएगा 3 जमा वर्गमूल 2 माइनस 3। तो 3 से 3 कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा वर्गमूल 2। तो आप देख सकते हैं कि t3 माइनस t2 माइनस t1 के बराबर है। इसका मतलब यह AP है, और ये AP है तो इसमें d किसके बराबर है, वर्गमूल 2 के बराबर। अब हम t5 कैलकुलेट करेंगे तो t5 आ जाएगा t4 जमा d। तो t4 कितना है आपके पास, 3 जमा 3 वर्गमूल 2, इसमें वर्गमूल 2 एक और ऐड कर देंगे। अब 3 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा 4 वर्गमूल 2। तो आपके पास t5 आ जाएगा 3 जमा 4 वर्गमूल 2। और वैसे ही t6 3 जमा 4 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3 जमा 5 वर्गमूल 2। और t7 3 जमा 5 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 जमा 6 वर्गमूल 2। अब चलते हैं छठे भाग पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें a 0.2 है और वैसे ही आपको t3 माइनस t2 को कैलकुलेट करना है और t2 माइनस t1 को कैलकुलेट करना है। तो t3 माइनस t2 आपके पास कैलकुलेट करके आ रहा है 0.002 और t2 माइनस t1 कैलकुलेट करके आ रहा है 0.02। तो आप देख सकते हैं कि t3 माइनस t2 माइनस t1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। अब चलते हैं इसके अगले भाग पे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि a इसमें 0 है और वैसे ही हम t3 माइनस t2 और t2 माइनस t1 को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि t3 माइनस t2 आ जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा -4। वैसे ही t2 माइनस t1 भी आपके पास आ रहा है -4। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, AP है। अतः यह क्या है, एक AP है। और जब ये AP है तो अब हमने क्या करना है, t5, t6 और t7 को कैलकुलेट करना है। तो t5 आ जाएगा t4 प्लस d, मतलब -12 में आपको -4 जोड़ने हैं तो आ जाएगा -16। वैसे ही t6 आ जाएगा t5 प्लस d, -16 में -4 जोड़ने हैं, आ जाएगा -20। और t7 आ जाएगा आपका इसी तरीके से -24। वैसे ही अगले प्रश्न पे चलते हैं, 8वें भाग पे। तो आप देख सकते हैं कि a इसमें -1/2 है। तो वैसे ही आप t3 माइनस t2 कैलकुलेट कर लीजिए तो आप पाएंगे कि वो 0 आ रहा है और t2 माइनस t1 भी इसमें क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि t3 माइनस t2 माइनस t1 के बराबर है, इसलिए यह AP है। और इसमें आप देख सकते हैं कि d 0 के समान है, इसलिए t5 जो है वो -1/2 आएगा, t6 भी -1/2 के बराबर आएगा, t7 भी -1/2 के बराबर आएगा, इवन जो t8 है वो भी -1/2 के बराबर आएगा। तो इसमें सारे के सारे पद वो -1/2 ही हैं। अब चलते हैं अगले भाग पे।
9वें भाग पे आप देख सकते हैं इसमें a 1 है, और वैसे ही हम 9 में से 3 को माइनस करते हैं, t3 माइनस t2 तो आ जाएगा 6, और t2 माइनस t1 आ जाएगा 2। तो ये दोनों क्योंकि बराबर नहीं है तो इसलिए ये AP नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें a के बराबर है। अब वैसे ही हम t3 माइनस t2 को कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 3a माइनस 2a a के बराबर, और t2 माइनस t1 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है a के बराबर। तो ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो इसका मतलब यह एक AP है। तो AP अगर है तो इसमें D किसके बराबर है? D है आपका A के बराबर, तो इसमें D A के बराबर है। अब हम T5 कैलकुलेट करेंगे तो 4A में आपने A जोड़ना है तो आ गया 5A। T6 5A में A जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6A, और T7 6A में A जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7A। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला पद इसमें भी A है, और वैसे ही आप क्या करें, t3 माइनस t2 को कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा a माइनस 1। अब वैसे ही t2 माइनस t1 को कैलकुलेट करें तो आपके पास a कॉमन आ गया, अंदर बच गया a माइनस 1। तो ये दोनों क्योंकि अलग अलग हैं तो इसलिए t3 माइनस t2 माइनस t1 के बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब अगले भाग पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें a वर्गमूल 2 के बराबर है, और अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो वर्गमूल 18 में से आप वर्गमूल 8 को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्गमूल 18 बेसिकली 3 वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 18 के गुणनखंड होते हैं 3 3 9 दूने 18, और 3 जब वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा तो 3 वर्गमूल 2 रह जाएगा। वैसे ही वर्गमूल 8 होता है 2 वर्गमूल 2 के बराबर। तो 3 वर्गमूल 2 में से जब आप 2 वर्गमूल 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 वर्गमूल 2 मतलब सिर्फ वर्गमूल 2 बच जाएगा। अब वैसे ही आपने यहाँ पर t2 माइनस t1 कैलकुलेट करना है। तो t2 माइनस t1 आपके पास आ जाएगा √8 माइनस √2। तो √8 जैसे मैंने आपको बताया था ये 2 वर्गमूल 2 के बराबर होता है। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास दोबारा से बच रहा है वर्गमूल 2। तो अतः ये जो दोनों हैं आपके पास अंतर एक जैसे हैं, तो यह एक AP है। तो यह जब AP है तो हमें T5, T6 और T7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और D का आपको पता चल गया, D वर्गमूल 2 के बराबर है। तो T5 आ जाएगा T4 जमा D मतलब √32 जमा वर्गमूल 2। और आप जानते हैं कि जो वर्गमूल 32 है वो 4 वर्गमूल 2 के बराबर होता है, क्योंकि 4 चौके 16 दूने 32 होते हैं। तो 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 हो गया 5 वर्गमूल 2 के बराबर। अब इस 5 को आप वर्गमूल के अंदर ले जाइए तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 दूने 50, तो ये वर्गमूल 50 के बराबर आपका T5 आ जाएगा। वैसे ही T6 आपका आ जाएगा T5 प्लस D। तो यहाँ पर बेसिकली T5 आएगा। तो T5 आपका कितना है, वर्गमूल 50 जमा वर्गमूल 2। तो वैसे ही आपका जब आपने पिछली बार देखा था 5 वर्गमूल 2 आया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा आपके पास 6 वर्गमूल 2। अब आप इस 6 को अंदर वर्गमूल के अंदर गुणा कर लीजिए तो 6 6 के 36 दूने 72 हो जाएगा। तो आपके पास T6 आ जाएगा वर्गमूल 72। वैसे ही T7 आपका आ जाएगा T6 प्लस D। तो वर्गमूल 72 जमा वर्गमूल 2, तो यहाँ आ जाएगा 7 वर्गमूल 2। इस 7 को भी आप वर्गमूल के अंदर गुणा कर लीजिए तो 7 7 49 हो जाएंगे, और 49 दूने 98 आ जाएगा। तो आपका T7 आ जाएगा वर्गमूल 98। तो इस प्रश्न ये थोड़ा सा मुश्किल है पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वैसे ही चलते हैं हम अगले भाग पे। तो अगले भाग में आप देख सकते हैं कि A जो है वो वर्गमूल 3 के बराबर है। अब आपने T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 कैलकुलेट करना है। तो T3 माइनस T2 आ गया आपका वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6। वैसे ही T2 माइनस T1 आ गया वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3। तो ये कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है। वैसे ही अगले भाग में आप देख सकते हैं कि जो पहला पद है वो 1 का वर्ग मतलब 1 के बराबर है। अब वैसे ही आप T3 माइनस T2 करके देखिए। तो T3 माइनस T2
5 का वर्ग मतलब 25 और 3 का वर्ग मतलब 9। तो 25 में से आपके 9 चले जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे 16। तो बेसिकली यहाँ 25 में से 9 चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 16। और वैसे ही T2 माइनस T1 को आप कैलकुलेट कीजिए तो 9 में से 1 माइनस किया आपके पास आ गया 8। इसका मतलब कि ये जो आपका T3 माइनस T2 है ये T2 माइनस T1 के बराबर नहीं है, तो यह भी AP नहीं है। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न पे। तो जो लास्ट प्रश्न है इसमें भी आप देख सकते हैं कि A 1 के बराबर है और T3 माइनस T2 आप कैलकुलेट करें तो T3 माइनस T2 आ जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49 और 5 का वर्ग 25। 49 में से 25 माइनस किए रह गए 24। अब वैसे ही आप T2 माइनस T1 को कैलकुलेट कीजिए तो T2 माइनस T1 आ जाएगा 25 माइनस 1 जो रह जाएगा 24। तो दोनों एक समान है। इसका मतलब कि आपका T3 माइनस T2 है वो T2 माइनस T1 के बराबर है, तो यह AP है। अब हमने क्या करना है, इसका पांचवा पद निकालना है। तो D आपको पता चल गया, D 24 है और T5 आपका आ जाएगा T4 जमा D। तो 73 में आपने D मतलब 24 जोड़ना है। 73 में 24 जोड़ेंगे आ जाएगा 97 97। वैसे ही T6 के लिए हमने T5 में D जोड़ना है। तो T5 में D जोड़ देंगे तो T5 आपका 97 है। 97 में 24 जोड़ दिए आ गया 121। वैसे ही T7 T6 जमा D आ जाएगा तो 121 में 24 जोड़ दिए आ जाएगा 145। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो लगभग ख़त्म होता है। तो आप YouTube पे जाएं, समीर ठाकुर सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बेल बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, कमियां ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।